यस। तो बच्चों हम लोगों ने कुछ एक्शंस पहले पढ़ रखी हैं, ठीक है, फिल्ड क्राफ्ट के अंदर। उसी को थोड़ा सा मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स के लिए। ये यहाँ पे आपको दे रखा है एनिसोल, ठीक है। ठीक है, कॉमन नेम है इस कंपाउंड का बच्चों एनिसोल, जिसका आपका अगर आयोपिक नेम की बात करते हैं तो क्या होगा, मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है, मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है, इसका नाम होगा। इसके सामने कुछ रिएक्शंस हम बताने वाले हैं मेजर और माइनर को लेके, ठीक है। यस, फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ फॉलो किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ब्रोमिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिबिक एसिड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ लिबिक एसिड यहाँ से ब्रोमिनेशन प्रोसेस होगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, OCH3। तो यहाँ से आपका जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, वो बच्चों अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो रिंग हमारी एक्टिवेट होने वाली है, तो रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे गिवन रिएजेंट से, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे अटैक करेगी, ठीक। तो एक तो हम प्रोडक्ट बना सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ब्रोमीन को मैंने पैरा पोजिशन पे ऐड करता हूँ मैं, ठीक है। और एक बार ब्रोमीन ऑर्थो पोजिशन पे, तो ऑर्थो पोजिशन में किधर भी जोड़ लो एक साइड, इस तरफ मैंने लिंक कर लिया। दोनों में से मेजर आंसर कौन सा होगा, तो बच्चों आंसर आपका पैरा, ये जो होगा ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो ऑर्थो वाला होगा ये आपका माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। ब्रोमीन का साइज बड़ा है, ऊपर आपका ये मिथॉक्सी सेक्शन है बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों की रेडियस यहाँ पे ओवरलैप करेगी ऑर्थो पोजिशन के साथ, ठीक है, ओवरलैप कर जाएगी। तो यहाँ पे आपका रिपल्शन होगा, इसलिए आपका ये माइनर होगा और ये आपका मेजर होगा, ठीक है, आपके पैरा वाला। सेकंड हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों क्या निकलता है, इलेक्ट्रोफाइल NO2+। ये कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे OCH3 के रिस्पेक्ट में आप ऐड कर लो। एक बार मैंने इसको NO2 को यहाँ जोड़ दिया पैरा पोजीशन पे, और सेकंड मैंने बच्चों OCH3 के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया है आपके ऑर्थो पोजीशन पे। मेजर कौन सा होगा, तो मेजर बच्चों होगा पैरा पोजीशन का, ठीक है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, उसी से हम डिफाइन करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे नाइट्रो का और OCH3 का ये जो आपकी रेडियस होगी, है ना, वन रेडियस दैट विल ओवरलैप। तो बेटा ये आपका कैसा होगा, अनस्टेबल। तो जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो आपका पैरा सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से मेजर आंसर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है OCH3, वही एनिसोल है। इसके साथ बच्चों मैंने फॉलो किया है फिटरक्राफ्ट एल्काइलेशन में। मैं लेता हूँ यहाँ पे CH3Cl एंड फॉलोइंग द लिबिस एसिड। तो यहाँ से तो आपको पता है कि ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड मिलने वाले हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ से क्या इलेक्ट्रोफाइल निकलने वाला है बच्चों, CH3+। तो CH3+ अटैक करा तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, सिंपल।
मैं मेजर और माइनर पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेजर माइनर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये को पैरा सब्स्टिट्यूटेड, और एक बनेगा यहाँ से प्रोडक्ट आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूट। दोनों में से आपका मेजर आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे रेडियस ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनर, ठीक है। और ये आपका जो पैरा सब्स्टिट्यूट होगा ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन मिनिमम है। इसी तरीके से फिटल क्राफ्ट ऊपर वाला देखो, ऊपर क्या था बेटा, यहाँ से CH3+, ठीक है। तो अगर इसको फॉलो कर बोलते हैं फिटल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, एल्काइल पार्ट। और सेकेंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं फिटल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में एसाइल पार्ट रिलीज होता है। आप यहाँ पे एसिड हाइड ले सकते हो, एनाइडाइड ले सकते हो, स्टर्स ले सकते हो। तो वहां से आपका एसिड हाइड से एस्टाइल पार्ट आपका रिलीज होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O NCl, इसके साथ फॉलो किया है मैंने लिविस एसिड। तो लिविस एसिड बच्चों क्या क्या इसका रोल होगा, यहाँ से Cl को लेकर बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, इट विल होल्ड पॉजिटिव चार्ज। ये होगा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। ये अटैक करेगा बच्चों ऑर्थो पैरा पोजिशन। C डबल बॉन्ड O NCl, ठीक है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड। इसके साथ यहाँ से आपका नेक्स्ट वन इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड OCH3 के साथ यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NCH, ठीक है। रेडिएशन से ओवरलैप कर जाएगी, रिपल्शन होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा माइनर, और दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका मेजर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस बनते हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेजर माइनर आपको टिक करना है। जो हमारे लिविस एसिड्स होते हैं उसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं, तो लिविस एसिड कौन कौन से यूज की गए जनरली, ठीक है। तो जैसे आपका AlCl3 जो पॉपुलर लिविस एसिड्स हैं वो, बाकी डी ब्लॉक के अंदर आपको मिल जाएंगे FeCl3, ZnCl2, NBF3, एंड बच्चों आयरन पाउडर वगैरह, ठीक है, ये सब। करेक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिविस एसिड्स हैं, ठीक है। ये आपको प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन होता है कि लिविस एसिड्स कौन से हैं आइडेंटिफाई करने में। तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिख दिया है, प्लीज इसको आप नोट कर लो, ठीक है। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? यस। नेक्स्ट जो बात करने वाले रिएक्शन में, यहाँ पे रिएक्शन मैंने दे रखी है कुछ इस तरीके से, इन दी प्रेजेंस ऑफ I2 एंड फॉलोइंग दी लिविस एसिड इज AlI3, व्हाट इज द प्रोडक्ट? क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्लीज जल्दी से बताओ बच्चों, क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट? एक एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं ना, 3 आयोडीन लगे हुए हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर? वन इज वेकेंट P, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स में यूट्यूब पे सर्च करो जाके, ठीक है, मिल जाएंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हियर? 1 2 3 4 5 एंड 6, देयर विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स हियर। दो चाहिए इसे तो ऑक्टेट पूरा होगा। ये अभी अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लेना चाह रहा है ना, तो लेने का मतलब लिविस एसिड। क्लियर? चलो, ये लिविस एसिड है। जिन बच्चों ने आयोडोबेंजीन किया, इट इज रॉन्ग, -1 मार्क्स। देखो बच्चों, AlI3 को आपने फॉलो कर लिया, ठीक है। तो पहले स्टेप होगा क्या, पहले वो भी समझ ले, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये तो हमारा लिविस एसिड है, ठीक है। तो AlI3 नाउ रिएक्ट विद I2,
तो यहाँ से बनेगा ElF4 AlI4 माइनस, ठीक है, एक तो यहाँ आंसर मिलेगा और बाकी बच्चों यहाँ से I प्लस रिलीज हो जाएगा। ये होगा आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन, यहाँ से एक आयोडीन को एक्सेप्ट करेगा तो बनेगा I4 माइनस और बच्चों बनेगा I प्लस। दिस इलेक्ट्रोफाइल, बस कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। बन जाएगा प्रोडक्ट, बना लो, निकाल दो यहाँ से क्या HI, ये तो बनेगा भाई, इलेक्ट्रोफ्लक्स सब्स्टिट्यूशन है ना, ये I प्लस सब्स्टिट्यूट करेगा बेटा हाइड्रोजन आयन को यहाँ से, मान लो यहाँ से इस जगह से निकला हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूशन वाला बेटा केस है ये, निकाल दो इस वाले हाइड्रोजन को ऊपर से, करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ से रिलीज होगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल H प्लस की फॉर्म में, इलेक्ट्रोफाइल जाके I प्लस वहां शिफ्ट हुआ है, H प्लस यहाँ से, और AlI4 माइनस से आयोडीन माइनस, ऊपर से H प्लस है, दोनों कंबाइन होंगे तो बच्चों बना लेगा HI। वो HI आपको यहाँ पे दिख रहा है। HI के बच्चों नेचर कैसा होता है, इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज परफेक्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? बिकॉज आसानी से H प्लस साइन देता है, एक बेटा केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक का सेक्शन, ठीक है, यहाँ से H प्लस बेटा बहुत ही तेजी से रिलीज होता है बिकॉज अच्छा एसिड होता है ये, तो H प्लस जहां से हाइड्रोजन इजीली रिलीज होता है वो अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो बस ये क्या करेगा, ये और वैसे भी आपको देख रहा है रिड्यूसिंग एजेंट है तो मतलब क्या सीन होने वाला है, सीन कुछ ये होने वाला है कि आयोडीन यहाँ पे बच्चों क्या है -1 के स्टेट में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट होना चाहेगा, बिल्कुल। और वैसे भी आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बच्चों रिएक्शन कर जाएगा इस आयोडोबेंजीन के साथ, मेरी बात समझ में आ रही है, एक ही रिएक्शन परफॉर्म कर जाएगा, रिएक्शन परफॉर्म, रिएक्शन आपकी बैकवर्ड आ जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे आयोडोबेंजीन चाहिए, मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे आयोडोबेंजीन चाहिए, तो फिर क्या होगा, तो इस केस में हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, बस क्या बच्चों यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डाला तो कभी आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखना। तो बच्चों यहाँ से आपका स्ट्रॉन्ग, जैसे आपका HNO3 है, जैसे आपका HgO है, जैसे हम बात करते हैं HiO4 है, ठीक है, ये कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो ये आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप जैसे यूज करोगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल क्या होगा बच्चों, जैसे I2 के साथ बच्चों मान लेते हैं कि HNO3 आया, ये इसको ये अच्छा ये बेटा कन्वर्ट किस में करेगा इसको भाई, I2 जो मुझे I2 अब क्या है भाई, जो प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, I2 अगर एक फिन केस हुआ था तो क्या आंसर बनाएगा भाई, ये कन्वर्ट करेगा इसको I प्लस के अंदर और यहाँ से रिलीज करेगा आपका NO2, ये गैस रिलीज होगी, ये 2 मोल्स ऑफ I2 आपका क्रिएट होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ से जो आपका रिएजेंट, जो हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज किए हैं, उन्होंने काम है रिवर्सिबिलिटी को स्टॉप करना, और अगर आपने इनको यूज नहीं किया है बच्चों, देखो हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरीन क्लोरीनेशन ब्रोमेशन कराया हमने, लेकिन आयोडोनेशन थोड़ा स्पेशल केस, ठीक है, और फ्लोरोबेंजीन बच्चों आते हैं बाल्सीमन रिएक्शन के अंदर, वो हम यहाँ से नहीं बनाते डायरेक्ट, ठीक है, तो F2 का यूज कर लो, कोई आंसर नहीं बनने वाला, सिर्फ क्लोरीन का ध्यान रखना है, वो सीधा होता है, ब्रोमीन का डायरेक्ट होता है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज नहीं करना है, लेकिन बच्चों आयोडीन वाले केस में, ठीक है, I2 वाले केस में आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जिसकी वजह से बड़ा रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, आयोडोबेंजीन पे जाके आंसर आपका फिक्स हो जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। तो यहाँ पे साथ में आपको बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो ये कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों यहाँ पे क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, इसके कुछ मैंने कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं क्या? चलो नेक्स्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं टोलिन। टोलिन के साथ अगर हम फॉलो करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है कि मेरा ओलियम भी होता है,
यहाँ पे SO3 होता है प्लस आपका H2SO4 होता है। मतलब क्या होगा, एक बीकर में यहाँ पे इस तरीके से H2SO4 बच्चों फिल होगा, ठीक है। बिकॉज SO3 के साथ अगर SO3 का मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, SO3 इज नॉन मेटल ऑक्साइड, when it will react with water molecules, तो बच्चों कन्वर्ट होती है H2SO4 के अंदर, ठीक है। तो SO3 is actually anhydride of sulfuric acid, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि बेटा ये जो H2SO4 है ना, इसके ऊपर आपके यहाँ पे वेपर्स रहती हैं। ये जो वेपर्स रहती है ना, नीचे येलो कलर से है, ये आपका H2SO4 है। ये जो वेपर्स है बच्चों, ये आपकी SO3 की है, ठीक है। ये कंटेनर में इस तरीके से आपको इस तरीके से इसकी वेपर्स H2SO4 के ऊपर रहती है SO3 की। तो इन दोनों का जो कंपोजिशन है, इसको बच्चों हम लोग अगर इनके एडिशंस की बात करें तो ये बन जाता है H2SO7। दिस इज कॉल्ड ओलियम, ठीक है, ओलियम बोलते हैं। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि अगर मैंने फ्यूमिंग H2SO4 लिखा है तो क्या बनता है प्रोडक्ट। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर मैंने फ्यूमिंग H2SO4 फॉलो किया है तो यहाँ से नो डाउट बच्चों आप बिल्कुल आंसर बना सकते हो पैरा सब्स्टिट्यूट। CS3 रिंग को एक्टिवेट करेगा डेफिनेटली, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बच्चों नेगेटिव या डेंसिटी क्रिएट होगी। बट ऑर्थो वाला भी तो आंसर बन सकता है बच्चों, मैंने बताया था HSO3, ठीक है। और एक तो ये बन का प्रोडक्ट, दिस इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। और सेकेंड वन इज पॉसिबिलिटी की बात करें तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड भी आपका बन सकता है। तो मतलब यहाँ पे हो गया आपका HSO3। इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, ये आप, दिस वन इज मेजर आंसर, ठीक है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट, रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। यस, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कुछ इस तरीके से, टॉलिन ले लिया मैंने और इसके साथ जो फॉलो किया है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की। तो अगर मैंने बेटा फॉलो किया है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री सल्फ्यूरिक, 0 डिग्री टेम्परेचर मैंने फॉलो किया है और आपका ये कौन H2SO4 है, तो आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ से बताओ 3 प्रोडक्ट आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है, टोटल 3 प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट बच्चों ये रिएक्शन है। तो एक तो बनेगा SO3H ऑटो सब्स्टिट्यूटेंट, एंड सेकंड वन इज मेटा सब्स्टिट्यूटेंट, नाउ दिस इज टोलिन, एंड लास्ट वन इज पैरा सब्स्टिट्यूटेंट HSO3। और यहाँ बच्चों है आपका CS। तीनों ही प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इसको बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से तीनों मिलते हैं, ऑर्थो भी मिलेगा, मेटा भी मिलेगा, पैरा सब्स्टिट्यूट भी मिलेगा। इनमें अगर स्टेबिलिटी की बात करें थोड़ा, इसका जो कंटेंट होता है आपके ऑर्थो सब्स्टिट्यूट का, इट इज अराउंड 43%, ठीक है। मेटा सब्स्टिट्यूशन का बेटा होता है 4% के अराउंड, और ये होता है 53% अराउंड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर हमेशा ऑर्थो और पैरा ही डोमिनेट करते हैं। अगर वो बेंजीन के ऊपर बच्चों कोई भी रिंग एक्टिवेटर ग्रुप लगा है, ठीक है, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, तो ऑर्थो और पैरा तो मिलते हैं, इट इज करेक्ट आंसर। बट बच्चों मेटा सब्स्टिट्यूशन जो मिलता है वो लेस प्रोडक्ट होता है। तो ये एसडीएस क्वेश्चन आया है कि अगर हम टोलिन के साथ 0 डिग्री सेल्सियस फॉलो करते हैं तो हमारा क्या आंसर, ठीक है। अच्छा, पहले वाला जो क्वेश्चन था वो बेटा वो था आपके रूम टेम्परेचर को लेकर। आपको जो बताया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन था टोलिन के साथ कौन का H2SO4, मैंने वहां पे बोला था फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है। तो वहां से आपका जो ऑर्थो वाला है, जो आपका सॉरी जो ऑर्थो बनता है पैरा भी बनेगा, लेकिन पैरा इज द मेजर आंसर ऑल्सो हियर। तो यहाँ भी बच्चों जो पैरा होगा इट इज पैरा सब्स्टिट्यूटेड, तो दिस इज द मेजर आंसर, ठीक है। और ये परसेंटेज परसेंटेज वाइज भी क्वेश्चंस आते हैं आपको, एडवांस के अंदर पैराग्राफ्स आते हैं, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस के अंदर या फिर रेसिस रीजन के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। तो परसेंटेज वहां पे डिस्कस कर सकता है, तो परसेंटेज को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 43%, ये 53%, और मेटा वाला बेटा मिलता है 4%, ठीक है। ये लेकिन टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इसके पहले क्या था, अच्छा पहले वाला जो केस था 25 रूम टेम्परेचर पे, उस पर मेटा नहीं मिलता बेटा, मेटा लगभग मिलता है बहुत 0% का, बहुत ही लिस्ट, बहुत ही लिस्ट, ठीक है, वेरी वेरी लिस्ट। तो मेटा नहीं मिलता वहाँ, ऑर्थो और पैरा ही मिलता है, और पैरा आपका मेजर होता है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे मेटा मिलने लगता है, उसका परसेंटेज 4% होता है, ठीक। ओके, समझ में आ गया। ये आइसोमेरिक टाइप में और ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के बेस पे डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन आता है इसी में, अगर मैं टोलिन के साथ बच्चों फॉलो करता हूँ, एक तो 0 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन आएगा,
एक क्वेश्चन आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, एक आएगा रूम टेम्परेचर पे, एक आएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। 3 क्वेश्चन आते हैं इसके, बिल्कुल फिक्स एज इट इज। ठीक है, अगर मैंने फॉलो किया है कॉन का H2SO4 और इसके साथ बच्चों ले लिया मैंने यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्या बनेगा आंसर? तो यहाँ से भी तीनों ही मिलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ मेटा भी आपको मिलने लगता है, तो मेटा का परसेंटेज यहाँ बढ़ जाए। भाई 25 बेटा, पहले मुझे बताओ, देखो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने पे जो परसेंटेज है वो आपका तीनों मिलेंगे, तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन परसेंटेज आपका चेंज होगा। जैसे 25 का आपका अलग केस था, रूम टेम्परेचर का 0 का आपका भी जस्ट बताया, तो उनका अलग केस था, वहाँ मेटा मिलने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे आपको CH3 तो इधर मिलेगा, इसके साथ यहाँ मिलेगा SO3H और तो सब्स्टिट्यूटेंट, और सेकेंड आपको मिलेगा यहाँ से CH3 और इसके साथ ये हो जाएगा SO3H मेटा सब्स्टिट्यूटेंट सल्फोनिक। ठीक है, और लास्ट वन इज बच्चों मिलेगा HSO3, इट इज पैरा सब्स्टिट्यूटेंट। परसेंटेज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा, इसका परसेंटेज होता है 13%। ऑर्थो सब्स्टिट्यूट मेटा सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसका होता है 8%, और पैरा सब्स्टिट्यूट बेटा 79%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 79%। तो ये जो एक्चुअली होता क्या है कि जब ये रिएक्शन कराई जाती है तो डिपेंड अपॉन इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऑर्थो चाहिए बिकॉज मेडिसिन इसके मेडिकल यूज भी बहुत सारे हैं, और डिफरेंट जो केमिकल्स हैं हम डे टू डे लाइफ के अंदर जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज बहुत तगड़ा है इन सब कंपाउंड्स का। ठीक है, बेंजीन के डेरिवेटिव्स का, सल्फोनिक पार्ट का। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ से ऑर्थो पैरा और मेटा इन सब का जो, बिकॉज इधर आइसोमर्स, राइट, इधर आइसोमर्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आइसोमर्स हैं। अब ये जो आइसोमर्स है उसमें अगर पैरा ही चाहिए आपको, तो फिर आपको कौन से पैरा, अगर आपको मेजर चाहिए तो आपको फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे लाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको अगर आपने इंडस्ट्री लगाई हुई है, आपको पैरा वाला मेजर में चाहिए, तो आप ऑब्वियसली इसे फॉलो करो। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर बात हो रही है? और ऐसा नहीं कि उससे उससे आंसर आंसर बदल जाएगा इंडस्ट्रीज का, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये डिपेंड अपॉन पर्टिकुलर कंडीशंस, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका 79% था, और इसके पहले वाला जो केस हमने 0 डिग्री सेल्सियस फॉलो किया था, वहां पे आपका जो पैरा वाला प्रोडक्ट था वो आपका रहता है अराउंड 53%। कितना था बच्चों? 53%। तो परसेंटेज वाइज भी क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज इन डाटास को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज क्लियर बेटा? सभी को बात समझ में आ गई है यहाँ तक? यस, नेक्स्ट। यहाँ क्लोरीन लिया है मैंने, और यहाँ लिया बच्चों मैंने सल्फोनिक सेक्शन, और फॉलो किया है मैंने फ्यूमिंग H2SO4। ठीक है, फ्यूमिंग H2SO4, क्या बनेगा आंसर? बताओ बच्चों, फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे ही बच्चों डिफाइन किया जा रहा है, बताओ क्या आंसर बनना चाहिए? यस, यहाँ पे क्या है बच्चों, SO3 ऑलरेडी दे के रखा है उसमें, ठीक है, और ऊपर दे रखा है क्लोरीन। और बेटा यहाँ पे जो बेंजीनिक कार्बन है उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड अटैच है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड अटैच होगा। बताओ मुझे क्या आंसर बनेगा यहाँ से? यस, तो यहां से बच्चों देखना पड़ेगा कि ये जो सल्फोनिक वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये एस डबल बॉन्ड O को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से आपको मिलेगा एस डबल बॉन्ड O, तो पाई बाहर जाएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव होगा, ये डेल माइनस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दिख रहा है, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू सल्फर। सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा बच्चों डीएक्टिवेटर ग्रुप। कैसा होगा? रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। अच्छा, ये क्या होगा? हम बच्चों बात कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अंदर आपको बहुत अच्छे से पता है इसका माइनस ही डोमिनेट करेगा। ये बच्चों बिल्कुल कैसे वर्क करेगा? प्लस है। यस, इसके लॉन पेस्ट बच्चों अंदर की तरफ शिफ्ट होने शुरू होंगे, और ये बच्चों करेगा यहाँ पे एक्टिविटी इसके सामने एक्टिवेटर की तरफ। और आपको पता है कि जब एक एक्टिवेटर एक डीएक्टिवेटर है तो आंसर बच्चों किससे आएगा? एक्टिवेटर से। मैंने केस बताए थे आपको, ठीक है। अब जो क्लोरीन है तो वो एक्टिवेटर की तरह वर्क कर रहा है, तो उसके लिए मेरा ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक है, तो कौन कौन सी पोजीशन बच्चों? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आपको सर्च करनी पड़ेगी। बट पैरा पे पहले से लगा है सल्फोनिक, तो पैरा तो कुछ लगा नहीं सकते हम लोग। और फ्यूमिंग के अंदर बच्चों क्या होता है बहुत तगड़ा,
एक्सेस अमाउंट, फेमिंग का मतलब है एक्सेस। यहाँ पे एक्सेस के अंदर बच्चों SO3 गैस होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आप पता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड इज डेफिनेटली बाय इलेक्ट्रोफाइल, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। मैंने दोनों केस बताए थे ना सल्फोनिक में, सल्फोनेशन जब बताया था, पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस एंड पॉजिटिव, है ना, इधर भी पाई इधर भी पाई, तो जिसलिए क्या होगा, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो अटैक सीधा कर सकता है, ठीक है, और बाद में निकल के आएगा H प्लस है, वो अटैक कर देगा बेटा, तो सल्फोनिक सेक्शन वहां पे बन जाएगा, नो इश्यू। बात मेरी समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक, तो हम पैरा पे तो कुछ लगा नहीं सकते ना, हम ऑर्थो पे लगा सकते हैं, तो ऑर्थो हमारे पास एक ही अवेलेबल है, एक ही अवेलेबल है, तो यहीं पे हम लगा देते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो सीधा सा बन जाएगा यहाँ से कि भाई एक क्लोरीन, नीचे आपका HSO3, एक HSO3 आपको यहाँ मिलेगा और एक HO3 आपको यहाँ, हो गया प्रोडक्ट। अगर बच्चों यहाँ पे मैं बोलूं कि फ्यूमिंग H2SO4 के साथ मैंने बोल दिया HNO3 भी है, सपोज HNO3 भी है, तो ये नाइट्रेशन हो गया, तो N2 प्लस लगाना पड़ेगा। तो फिर इस केस में आपका जो आंसर होगा ना, वो फिर आपका क्या होगा कि भाई यहाँ तो HO3 आपका एस्टिस रहेगा, आपकी जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पे जाके नाइट्रो आपका शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? किसी बच्चों कोई डाउट है यहाँ तक? यस प्लीज। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बच्चों टोलिन है, इसके साथ मैंने फॉलो किया है C6H5 C डबल बॉन्ड Cl, इसके साथ है बच्चों AlCl3, ठीक है, ये लिविक एसिड है। क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये बच्चों यहाँ से Cl को बाहर लेके चला जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव, यू हो गया आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। बस इसका अटैक करा लो। CH3 वैसे ही बच्चों क्या है, एक्टिवेटर है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों मिलते हैं 3 प्रोडक्ट, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एसोलेशन वाला पार्ट है, ठीक है, ये फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसोलेशन पढ़ा था, तो यहाँ से ये जो मिल रहा है ना, ये कुछ यूं बेटा दिखाई दे रहा है, RC डबल बॉन्ड पॉजिटिव, दिस इज एसाइल पार्ट। इट इज क्लियर? जो बात समझ में आ रही है? तो एसोलेशन वाला लगभग किसी, तो यहाँ पे मिलते हैं बच्चों 3 प्रोडक्ट। तो हाई यील्ड किसका होगा, हाई प्रोडक्शन किसका होगा, तो वो बच्चों आपका रहता है डेफिनेटली पैरा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिपल्शन थ्योरी। मिलते तीनों ही हैं, ठीक है। इसमें आपका CH3 के साथ एक तो आप यहाँ पे लगा सकते हो C डबल बॉन्ड एंड C6H5, फर्स्ट इज ऑर्थो, ठीक है। सेकेंड आपका यहाँ से CH3 मेटा पे लगा लो बेटा, C डबल बॉन्ड एंड आपका फिनाइल। इसी तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो थर्ड प्रोडक्ट, थर्ड बन जाएगा आपका यहाँ पे CH3, और बच्चों यहाँ लगा दो आप C डबल बॉन्ड एंड फिनाइल, ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो बेटा ये होता है 90% अराउंड, ठीक है, पैरा सब्स्टिट्यूशन। और मेटा सब्स्टिट्यूशन बच्चों लेस होता है, इट इज अराउंड 1%, और जो ऑर्थो वाला है ये अधिक होता है 9% के अराउंड, ठीक है। आप चेक करके देख लो, आपका 100% हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये रिपल्शन थ्योरी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आंसर इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। सभी को समझ में आ गया? चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, इन दी प्रेजेंस ऑफ CH3C डबल बॉन्ड Cl and following the AlCl3, what is the product? मीन्स द प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बेटा यहाँ से आपका ये Cl बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा AlCl4 माइनस, यहाँ से आपको मिलेगा एसाइल सेक्शन एज इलेक्ट्रोफाइल C डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर है बेटा? एक एक स्टेप बता रहा हूँ। अब आप बताओ अब कैसे आंसर निकाला जाएगा, अब आंसर किस तरीके से निकाला जाए, प्लीज बच्चों अब आंसर बताओ कैसी होगी? होगी, मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो फ्लोरीन की अधिक होगी एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्यों? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे अधिक है पूरे पीरियड टेबल के अंदर, तो होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब फ्लोरीन की मैक्सिमम है एज कंपेयर टू क्लोरीन।
अब भाई इनके जो लोन पेयर्स हैं, बच्चों बात समझो ध्यान से, जो लोन पेयर्स हैं है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं दोनों जगह फ्लोरीन क्लोरीन में, ये अंदर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए बिकॉज मुझे बनाना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इजिली लोन पेयर्स बेंजीन रिंग के अंदर कौन देगा, एक तो ये कॉन्सेप्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है, ये क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक पॉइंट तो ये। अब दूसरा सुनना, दूसरा सुनना। अभी बताया मैंने होल्डिंग कैपेसिटी के साथ, अब मैं बताने वाला हूं कि बेटा फ्लोरीन की जो लोन पेयर्स है ना, वो मुझे बताओ फ्लोरीन कहां से बिलोंग करता है बच्चों, सेकंड पीरियड से। अरे फ्लोरीन कहां से बिलोंग करता है बच्चों, सेकंड पीरियड से। ठीक है, और कार्बन बच्चों यहाँ भी आपको 2p सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं ना। अच्छा इधर उठा, कार्बन की बात करते हैं तो ये आपका 2p, और क्लोरीन की बात करते हैं तो ये 3p। भाई थर्ड पीरियड का होता है ना क्लोरीन, ये सभी को पता है। अब अगर एनर्जी पैरामीटर्स की बात करूं तो बच्चों फ्लोरीन इजीली दे सकता है, यस और नो, बिल्कुल। भाई 2p और 2p n+l की बात कर लो, एनर्जी दोनों की बराबर आने वाली है ना। n+l प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो 2+1, p की वैल्यू 1 होती है, l की, तो आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 2p की निकालो, यहाँ दोनों की 3 थी है ना इस फर्स्ट वाले केस में। सेकंड वाले केस में कार्बन की बच्चों क्या होगी, ये तो 3 होगी, ये तो क्लियर है 3 होगी, 2+1। अच्छा यहाँ क्या होगा बेटा, ये 3+1 हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो यहाँ एनर्जी है देखें, तो भाई एनर्जी पैरामीटर्स को हम नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते ना, तो बिकॉज थर्मोडायनेमिकल फिजिबिलिटी डिफाइन करनी पड़ती है। तो एनर्जी की बात करते हैं, क्लोरीन की आपकी ज्यादा है, तो क्लोरीन अपने लोन पेयर्स को इजीली दे सकता है क्या बच्चों, एज कंपेयर टू फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन में तो ये दोनों क्या है, यानी फ्लोरीन के साथ क्या है, एनर्जी पैरामीटर्स की बात करें तो बराबर एनर्जी में क्लोरीन की एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, तो अब बच्चों बताओ यहाँ से, और दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि फ्लोरीन क्लोरीन इनके साथ अच्छा पेयरिंग भी होता है, परफेक्ट क्यों, क्योंकि दोनों ही सेम पीरियड के एलिमेंट है ना, इनका एनर्जी पैरामीटर्स इक्वल है। तो अभी मैंने होल्डिंग कैपेसिटी आपको एक्सप्लेन किया, तो जिसमें आपको दिख रहा था कि भाई क्लोरीन की होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, क्लोरीन सर दे सकता है रेजोनेंस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एनर्जी पैरामीटर्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एनर्जी पैरामीटर ये कहता है कि सर फ्लोरीन क्लोरीन के बीच में, फ्लोरीन और कार्बन के बीच में इजीली सर लॉन पेयर्स का मूवमेंट हो जाएगा बिकॉज एनर्जी दोनों की इक्वल है। तो मैं किसी को कंसीडर, होल्डिंग कैपेसिटी को या एनर्जी पैरामीटर्स? बिल्कुल, बिल्कुल सही है, यस। तो यहाँ पे मैं देखो दोनों कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसलिए कंफ्यूजिंग नहीं करना है किसी भी चीज को। तो जब भी बेटा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, प्लीज यू हैव टू फोकस द एनर्जी पैरामीटर्स। एनर्जी पैरामीटर्स पे हमेशा आपको थर्मोडायनेमिकल फीजिबिलिटी पे आंसर निकालना होगा, ठीक है। आपको बिल्कुल होल्डिंग कैपेसिटी से आंसर नहीं निकालना है, वो आपका डोमिनेट नहीं करती है, तो डोमिनेंसी होगी। प्लीज लिसन केयरफुली, थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करना है। तो आपका जो आंसर क्लोरीन से नहीं बनेगा, आपका आंसर बनेगा फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन के साथ बच्चों चेक करो, तो एक तरफ ऑर्थो कवर हो चुकी है, ये ऑर्थो फ्री है, ये आपकी पैरा पोजीशन है। मेटा पे कोई आंसर बनेगा नहीं। तो दो पोजीशन है इसके अटैक करने की, या तो बच्चों यहाँ से निकलेगा या अटैक, या तो यहाँ इस पोजीशन पर अटैक करेगा, इस पोजीशन पे, या फिर बच्चों यहाँ अटैक करेगा। तो मेजर आंसर कौन सा बनेगा, तो मेजर पता है बेटा, लेस रिपल्शन वाला पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो बना लो सीधा प्रोडक्ट, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ बच्चों आ जाएगा C डबल बॉन्डो एंड CH3, और ये बड़ा अराउंड होता है 80%। ठीक है, दिस इज 80, इसका नाम होता है। अगर इसका आयोपेक नेम बच्चों पूछूं तो क्या होगा, व्हाट इज आयोपेक नेम? आयोपेक नेम बच्चों क्या होगा इसका, इस कंपाउंड का, बताओ जल्दी से। नंबरिंग बच्चों यहाँ से होगी ना, कार्बन के जो डेरिवेटिव है एसिड्स है वहां से 1 2 3 4 5 6, 3 पे क्लोरो, सी से स्टार्ट होगा, क्लोरो फ्लोरो है, अल्फाबेटिकल फॉलो करना पड़ेगा। 3 क्लोरो 4 फ्लोरो, एसिटोफिनॉन, इसका नाम होगा एसिटोफिनॉन। ठीक है, एसिटोफिनॉन ये पूरा नाम है, 3 क्लोरो 2 3 क्लोरो 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक है, ये इसका आयोपेक नेम होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा कॉन्सेप्ट था, इट इज क्लियर? यस, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, कोई डाउट हो तो उसको आप मेरे साथ शेयर करो। यहाँ से बच्चों मैंने दिया है बेंजीन, और बेंजीन के साथ मैंने अटैच किया है कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्डो, और यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरीन। ठीक है, ये कंपाउंड मैंने आपको दे दिया। तो बच्चों फॉलो किया है AlCl, सॉल्व करो, क्या आंसर बनेगा? AlCl3 दिया है, और मैंने आपको ये कंपाउंड दिया, यहाँ से आपको बताना है क्या प्रोडक्ट हमारा
देखो बच्चों, मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ आपकी, ठीक है, समझने में। चलो बच्चों, पहले स्टेप समझते हैं, जरा इसके मैकेनिज्म को फॉलो कर लेते हैं। बेटा AlCl3 काम क्या है, वो यहाँ से जो क्लोरीन है ना, इसको बाहर लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लोरीन को लेके जैसे बच्चों बाहर जाएगा, तो ये तो बना लेगा AlC, बिकॉज उसका काम है बेटा, काम क्या है, लिविस एसिड, इसका नेचर है लिविस एसिड। यहाँ से सुनना, ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। Cl को बाहर लेके जाएगा बच्चों, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो रिंग के साथ ही आपको वो एस्टाइल पार्ट मिल जाएगा, मतलब C डबल बॉन्ड हो और पॉजिटिव पार्ट इधर एल्काइल पार्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? वो रिंग के साथ ही मिल गया आपको, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सभी को बच्चों बात समझ में आ रही है? यस। बेटा यस नो बता दो चलो बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, यहां से आपको जो बेंजीन दिख रहा है, इस बेंजीन के साथ बच्चों क्या होगा भाई, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज भी तो आया, तो कार्बन के पास पॉजिटिव मतलब होना स्टेबल। तो इसके पास बच्चों क्या है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर, आपको पता है। तो यहाँ से लॉन पेयर से यहाँ से यहाँ मूव करेगा भाई, मॉलिक्यूल से वो अपनी स्टेबिलिटी तो शो करेगा ना। ये बता दो चलो मुझे साथ में, यस और नो। यस। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ बच्चों जो कार्बन है ना, उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? मैं सारे एक्सटेंशन कर रहा हूँ, जितनी भी एक्सटेंशन हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज, मैं सारी कुछ बता रहा हूँ। इज इट क्लियर? बिल्कुल। अब क्या होगा बच्चों, अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव हो गया है, तो भाई मॉलिक्यूल तो स्टेबल हो गया, ठीक ठाक है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा दिख रहा है मुझे, आप चेक कर लो यहाँ पे लॉन पेयर्स 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बॉन्डिंग के साथ दिख रहे हैं, 2 लॉन पेयर्स के साथ दिख रहे हैं, तो आंसर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का ऑक्टेट लगभग पूरा है। ये परफेक्ट। अब क्या होगा भाई, क्वेश्चन तो ये कि ऑक्सीजन अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी भी पूरा रहा, अभी भी इसका ऑक्टेट पूरा रहा, तो ये तो अटैक कर नहीं सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब चार्ज को तो मुझे फिनिश करना है ना, पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव को रखना थोड़ी नहीं है, तो अनस्टेबिलिटी रहेगी, आपको पता है न्यूट्रल ऑलवेज मोर स्टेबल। तो फिर से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, पाई फिर से ऊपर जाएगा भाई, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था ना, तो वापस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे फिर से आएगा पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? जैसे कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आया बच्चों, वो कहाँ अटैक करेगा, तो देखो ये पाई ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगा, अरे भाई ये पूरा एल्काइल पार्ट क्या एक्टिवेटर है ना, ये पाई ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसकी पैरा पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो और पैरा आपको समझ में आती है? तो भाई पैरा ग्रुप तो भागेगा नहीं, वो तो बहुत दूर पड़ जाएगी, डिस्टेंस डिपेंडेंट यहाँ पे बात हो जाएगी। तो इस केस में ये पोजीशन आपको ध्यान दो, इस पोजीशन पे नेगेटिव डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, तो ये फटाक से यहीं अटैक करेगा, भाई नेगेटिव चार्ज फट से उस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे शिफ्ट होगा तो बस ऐसे आपका आंसर बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? अरे भाई यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी तो लगा लेना साथ में, ऐसे नहीं कि सब कुछ ध्यान देना है आपको बराबर। तो ये पाई पाई एंड पाई, इसके साथ यहाँ पे ये जो रिंग इस तरीके से अटैच होगी, उस रिंग को मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेन, C डबल बॉन्ड ऊपर मिल जाएगा, और यहाँ बच्चों रहेगा पॉजिटिव चार्ज। किसी कोई कंफ्यूजन? अभी भी पॉजिटिव दिख रहे हैं, अब क्या किया जाए, कोई बताएगा बच्चा मुझे? एक सेकंड, ये पाई फिनिश हो गया था, 1 सेकंड, ये पाई फिनिश, यस, ये पाई ऊपर गया था तभी वहां अटैक हुआ था, बिकॉज पाई ऊपर गया था ना बच्चा, ये देखो पाई ऊपर गया था, तो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव के साथ कार्बन ने अटैक कर दिया। ओके, इट इज करेक्ट। अब ये पॉजिटिव, हाँ, अब मैं इस बेंजीन को फिर से एरोमेटिसिटी कैसे दिलाऊं, कोई बताएगा मुझे? बेटा इसके पास हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट था, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकालेगा और इधर शिफ्ट कर देगा, बिल्कुल सही आंसर। तो देखो क्वेश्चन इजी है, बट हमारे जो कॉन्सेप्ट ना उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट में जहाँ कमी हो जाएगी वहां पे हमारा आंसर इजिली गलत हो सकता है, ठीक है। यस, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, यही बच्चों बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। क्या मैक्सिमम समझ में आया? थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश करी आपको, पर इसका बेटा होता है आपका लगभग 70 to 90%, 70 to 90% आपको प्रोडक्शन मिलता है। इसका कोई नाम बता सकता है मुझे? इस कंपाउंड कोई नाम बता सकता है मुझे, जो कंपाउंड यहाँ पे आपका बना हुआ है, क्या हो सकता है इस कंपाउंड का नाम? ये कीटोनिक सेक्शन है ना यहाँ पे, इसको हम ऑक्सो बोल सकते हैं। यस, इस कंपाउंड का नाम? यार इस बार ना सब कुछ आने वाला है। यस, इसका नाम क्या होगा? नाम होगा बच्चों इसका वन ऑक्सो 1, 2, 3, 4 टेट्रा हाइड्रो एंड नेफ्थलीन एल्फा टेट्रोलॉन, ठीक है, ये नाम होता है, आप इसको याद मत रखो, ठीक है, मैंने नाम बता दिया, सिर्फ ये हमारे सिलेबस का पार्ट इतना नहीं है इसका एपिक नेम, लेकिन बता दिया मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो एंड डबल बॉन्ड हो, इसके सामने मैंने दिया है आपको बेंजीन, एंड फॉलो किया है बच्चों AlCl3 और प्लस हीट। हीट का काम बच्चों क्या है, वो जो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, रिएक्शन की फीजिबिलिटी इजी हो जाए। ठीक है, चलो सॉल्व करो क्या आंसर बनेगा। फिर मान लो यहाँ से बन गया है ई प्रोडक्ट, और ए के साथ मैंने बच्चों फॉलो किया है H2SO4, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, और मैंने बोला है फ्यूमिंग, फ्यूमिंग H2SO4। ठीक है, तो यहां से बनेगा बी। तो ए और बी क्या होना चाहिए, ए और बी क्या होना चाहिए, बताओ बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस का ही क्वेश्चन है ये। देखो बच्चों, आप लोगों ने थिंक किया होगा, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या होगा, AlCl3 रोल क्या करे, AlCl3 क्या काम करे, ठीक है, उसको समझना जरूरी है। तो AlCl3 बच्चों बेंजीन के साथ कुछ नहीं कर सकता है, ये बात आपको समझ, बिकॉज बिकॉज बच्चों बेंजीन तो पहले से स्टेबल है, इसके साथ कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होने वाली। AlCl3 बच्चों इसके साथ रोल प्ले करेगा, रिएक्शन परफॉर्म, और क्या काम करेगा वो समझो। भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर्स है, ठीक है, फिर जो बीच का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके लॉन पेयर्स बच्चों मूव करेंगे टू बार्स दिस एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम के पास प्रेजेंट है वेकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है, वहां उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ से ये कंपाउंड कन्वर्ट किस में होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों कुछ इस तरीके से, और इसके साथ यहाँ से होगा ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से ऑक्सीजन एंड C डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे कनेक्ट, और इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा AlCl3, और इस पे होगा नेगेटिव चार्ज, ये कुछ लॉन पेयर्स लिए हैं, और इसके पास आएगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आ रही है, इट इज क्लियर। अच्छा, अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव आ गया है, तो पॉजिटिव सिंगल डबल दिख रहा है आपको, पॉजिटिव एंड ये सिंगल बॉन्ड, और आपका ये डबल बॉन्ड हो, चाहे नीचे की तरफ देख लो, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड हो, रेजोनेंस दिख रहा है, तो पॉजिटिव स्टेबल होने की कोशिश करेगा। मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है, ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ। हम्म, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, अगर रेजोनेंस करेगा तो फिर ये वाला तो सिग्मा यहाँ चला जाएगा ना, पहले बताओ। भाई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना, तो पॉजिटिव के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सिग्मा को यहाँ ट्रेवल कराएंगे। अब जब यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव के लिए क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव था ना ऑप्शन के पास, बच्चों बात समझ में आ रही है, ये बताओ मुझे जरा, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, यस और नो का रिस्पॉन्स दो। इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए कार्बन एडजेसेंट वाला है, ये वाला, ये फिर ये वाला अपने सिग्मा को इधर शिफ्ट कर देगा, और शिफ्ट करते ही ये तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड तो फिनिश हो जाएगा, और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव आने के बाद इसके पास प्रेजेंट है लोन पेयर्स, वो लोन पेयर्स का इलेक्ट्रॉन्स आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है, बिकॉज मैं नेक्स्ट स्टेप लिखने वाला हूँ, एक एक स्टेप को समझ लेते हैं। यस, ये कुछ कैसे डेवलप होगा, यहाँ से आपका कार्बन इसके साथ हो जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड, पहले ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और ऑक्सीजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ ऐसा बनेगा। और ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, ठीक ठाक है, सिग्मा बी से टूट चुका है, और सिग्मा टूट चुका है तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये भी बात समझ में आ रही है। अरे भाई ये सिग्मा गया था ना बच्चों यहाँ पे नीचे, तो ऊपर से पाई तो शिफ्ट किया था, वो ठीक है, ऊपर से पाई तो शिफ्ट किया था ना, ठीक है, तो पॉजिटिव आपका फिनिश हो गया है, मैं पॉजिटिव फिनिश कर दूंगा, बिल्कुल पॉजिटिव तो खत्म ही हो गया है। ये आपका ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखेगा, और यहाँ पॉजिटिव फिनिश हो चुका है, तो नीचे से क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड, स्टेप समझते हैं, सी डबल बॉन्ड हो, और इधर आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन के साथ AlCl3, ये नेगेटिव चार्ज। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, बताइए जरा, इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो रही है बेटा। मैकेनिज्म इजी है, बस प्रोसेस को समझो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज था, तो सर पाई ऊपर जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल कर दो, तो कार्बन के पास पॉजिटिव आ गया, जैसे कार्बन के पास पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे जनरेट हुआ तो सामने बेंजीन है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, हो गया ना, ये पूरा का पूरा स्पीसीज क्या बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, जहां पे ये कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये कहाँ अटैक करेगा बेटा, बेंजीन के ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही है, इट इज क्लियर। बेंजीन के किसी भी कार्बन पर अटैक करा दो यार, बिल्कुल इजी अटैक करा, और जब अटैक कराओगे ना, तो अटैक कराने पे जहां पे अटैक करेगा, मान के चलो मैं बेंजीन को थोड़ा सा यहाँ पे इसके पाई बॉन्ड्स को मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ में आएगा, मान के चलो ये पाई बॉन्ड,
इस पॉजिटिव ने अटैक बच्चों सपोज ये पाई ऊपर गई, डेल माइनस हुआ और नीचे डेल पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव पे आके इसने अटैक कर दिया। वही प्रोसेस है बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन वाला। तो जहां अटैक करेगा उसके पास हाइड्रोजन होगा, वो वापस से पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देगा बेंजीन के। ये मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए जरा, यहाँ तक बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है सभी बच्चों को? ऊपर डबल बॉन्ड वो मिल जाएगा, एक तरफ बेंजीन मिल जाएगी। अरे बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? बताओ जरा। यस, ठीक। अब सुनना, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें ये आपका जो बेंजीन बन चुका है इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्डो, और यहाँ लगा लेता हूं मैं बेंजीन कुछ यूं इस तरीके से। ये बेंजीन डबल बॉन्ड, इसके पास होगा हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज नीचे, ठीक है, पाई ऊपर गया होगा। और नीचे की तरफ होगा आपका सी डबल बॉन्डो ऑक्सीजन एन आपका AlCl3, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक सभी क्लियर हो गया? अगली स्टेप लिख दी मैंने। अब क्या, अब क्या होना चाहिए? ये जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो ये निकल जाएगा H+ की फॉर्म में। यहाँ से फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये तो स्टेबल हो गया सर। अब क्या कहानी की है? अब क्या होगा बताओ बच्चों, अब क्या स्टेप की है? यहाँ तक हो गया ना क्लियर? अभी यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या की है? क्या किया जाना चाहिए? ऊपर तो पूरा काम हो चुका है, वो सब कुछ स्टेबल हो चुका है। अभी नीचे अनस्टेबल है। आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम वाला पार्ट होता है AlCl3, वो अपने ग्रुप को लेके बाहर जाता है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है? तो अब ये H+ का रोल क्या होगा ये भी समझना जरूरी है। ये H+ क्या काम करेगा? ये सी डबल बॉन्ड तो आपका यहाँ से फिक्स है, इसमें कुछ नहीं। बस यहाँ से बताओ ये वाला सेक्शन क्या होगा? ये नेगेटिव वाला है, इसके साथ क्या होना चाहिए? यस, इसके पास क्या है भाई? इसके लोन पेयर्स तो यहाँ पे गए थे ना, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया था। लोन पेयर्स, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स यहाँ पे गए थे, ये लोन पेयर्स गया था, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया था, ठीक है? तो इसके पास क्या था? पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव चार्ज इसके पास दिख रहा था ना, ठीक है? वो सिग्मा ऊपर से आया था तो यहाँ से ब्रेक हो गया था। तो यहाँ से पूरा का पूरा ना AlCl3, ये AlCl3 फिर से यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने के बाद H+ आयन आके यहाँ अटैक करेगा। जब वो अटैक करेगा तो यहाँ से नीचे आपका नीचे वाला जो सेक्शन है वो, क्योंकि AlCl3 तो बाहर जाएगा ही, और यहाँ से जो ऊपर वाला सेक्शन है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बेंजीन, और नीचे आपका होगा C डबल बॉन्ड O NOH। ये पूरा सेक्शन दिख रहा है मुझे, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ तक डेवलप हो, ठीक है? तो ये आपका बन चुका है ए। फिर इसके बाद आपका फ्यूमिंग वाला पार्ट है। अब फ्यूमिंग H2SO4 मतलब दे रखा था, तो वहां से क्या मिलेगा बेटा? SO3 पार्ट मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा भाई? इसको चेक करो और इसको चेक करो, दोनों को दोनों कैसे हैं? डीएक्टिवेटर है। आप चेक करके देख लो भाई, पाई ऊपर जाएगा, ये वाला पाई इधर आएगा, वो था डीएक्टिवेटर। अब दोनों में से जो बिगेस्ट डीएक्टिवेटर है दैट विल डिफाइन द आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों में से बिगेस्ट डीएक्टिवेटर है वो आंसर डिफाइन करेगा, और वहीं पे आपको S3 उसी के रिस्पेक्ट में आपको ऐड करना होगा, तो आपका बन जाएगा वहां से बी। पहले मुझे बताओ यहाँ से बिगेस्ट डीएक्टिवेटर कौन सा है? बिगेस्ट डीएक्टिवेटर इन दोनों में से बिगेस्ट डीएक्टिवेटर कौन सा है? फिनाइल, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है फिनाइल, एज इट इज, बिल्कुल सही है। यस, दिस इज बिगेस्ट डीएक्टिवेटर। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको आंसर निकालना है। तो डीएक्टिवेटर बच्चों क्या करता है? मेटा पोजिशन को जनरेट करता है, तो बस मेटा सर्च करो इसके। ये आपकी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो क्या होगा? 1 2 3, एक तो ये पोजीशन हो गई, ठीक है? दूसरी बच्चों 1 6 5 मतलब ये वाली पोजीशन होगी। तो बस वहां पे जाके आपको S3 को कनेक्ट कर देना है। अब कनेक्ट कहाँ करना है? तो यहाँ मत करना है इसके साथ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बल्कीनेस हो जाएगी। तो थर्ड पोजीशन में जाके अटैक कर देना, हो गया आपका आंसर, ठीक है? समझ में आ गया? यस। कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको ट्रिक समझ में आएगी कि अगली स्टेप कैसे होने वाली है, किस तरीके से आंसर बनेगा। अगर बच्चों मैं लिविस एसिड के इफेक्टिवनेस की बात करूं, तो जो लिविस एसिड का हमारा ऑर्डर क्या होगा? लिविस एसिड का जो स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर क्या होगा?
ठीक है, तो कभी इसमें भी क्वेश्चन सकते हैं, तो वो भी आपको बताऊं। सबसे बेटर बच्चों होता है AlCl3, फिर आता है FeCl3, इसके बाद बच्चों आता है BF3, फिर आता है TiCl3, डी ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट होता है ZnCl2, और सबसे लास्ट में आता है SnCl4। ये आपकी लिविस एसिड्स की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, लिविस एसिड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अगर लिविस एसिड बदल दिए जाए डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर, किसी एक रिएक्शन के अंदर मान लो AlCl3 दे दिया, कहीं पे FeCl3 दे दिया, ठीक है, और रिएक्टेंट आपके मेन रिएक्टेंट आपके सेम है, ठीक है, रिएक्टेंट आपके दोनों सेम है, मान लो ए आपका रिएक्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन पूरा होना है, तो क्या करेगा भाई, इसके हमने जो भी आपको यहाँ पे रिएजेंट दिया जाएगा, यहाँ जो भी रिएजेंट दिया जाएगा, तो AlCl3 और FeCl3 में से पहले बच्चों अपना बेटर परफॉर्मेंस कौन कर, लिविस एसिड कैरेक्टर कौन अधिक शो करेगा, AlCl3। तो इसका रेट जो होगा ना वो फास्ट होगा, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा इसके बारे में भी ध्यान रखना। यहाँ तक सभी क्लियर हो गया? यस। इसके बाद इसके बाद बच्चों हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा उसमें बच्चों हम लोग बात करेंगे, एक तो हम लोगों ने अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, जहां पे हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड एराइल हैलाइड। एलाइड तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन फिनॉल अभी पढ़ना बाकी है। तो फिनॉल का जो फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, फिनॉल का फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, इसका यहीं पे मैं बताने वाला हूं। एक मैं कॉन्सेप्ट लिख लेता हूं, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो जो बेंजीन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, उसका बच्चों मैं कराऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या कराऊंगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा बच्चों वो दो तरीके से होगा। एक होगा बच्चों यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग एनायनिक मैकेनिज्म, एनायनिक मैकेनिज्म, और एक दूसरा सेक्शन जिसको बोलते हैं बेंजाइन। सेकंड वन इज बेंजाइन। ठीक है, बेंजाइन मैकेनिज्म दो तरीके से होता है, जिसमें बेंजाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर जेई एडवांस यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आईआईटी में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बेंजाइन से, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आयनिक मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज बच्चों आपने अपना डाउच प्रोसेस सुना होगा, DOWS, वो आयनिक मैकेनिज्म का ही पार्ट है। तो बेंजीन वाले जो क्वेश्चंस हैं, वहां बेंजाइन मैकेनिज्म वाले जो क्वेश्चंस हैं वहां से आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो रही है सभी को? बताइए जरा, यहाँ तक सभी को बात समझ में आई है? ओके, तो अब बच्चों यहाँ से हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फर्स्ट सेक्शन, जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में एनायनिक मैकेनिज्म से कैसे दे रखे हैं। ठीक है, एनायनिक मैकेनिज्म से, इसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा। यस, तो किसी को पता है डाउज प्रोसेस, पहले अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने किसी ने, कोई पता है मुझे डाउज प्रोसेस क्या होता है? यस बच्चों प्लीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है सेक्शन। चलो देखो, करता हूं मैं स्टार्ट, ठीक है। यस, समझो क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं इजी इजी फॉलो करूंगा इसको। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है क्लोरोबेंजीन, इसके साथ आपको एनसीईआरटी में दे रखा है एक्वस NaOH या एक्वस KOH, और यहाँ पे फॉलो किया है बेटा हीट टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर दैट इज अराउंड आपका
यहाँ पे दिया होगा 300 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर भी बच्चों फॉलो करते हैं, ये अराउंड होता है 300 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यस, यहां से डायरेक्ट आंसर बन जाता है आपका फिनॉल, डायरेक्ट आंसर फिनॉल बनता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस। इसमें होता क्या है, डाउस प्रोसेस में सीन क्या होता है वो समझना जरूरी है। तो डाउस प्रोसेस के अंदर बच्चों कुछ यूं होता है कि जहां पे अगर मैं एक में क्वेश्चन बोलता हूं, अगर मैंने एक्वस एनओएच लिख के दिया है तो कोई आंसर नहीं बनेगा। मैंने विदाउट हीट और प्रेशर मैंने अगर लिख के नहीं दिया है, मैंने ये लिखी नहीं है हीट और प्रेशर, मैंने सिर्फ एक्वस एनओएच लिखा है, तो कुछ भी आंसर नहीं बनेगा, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि बच्चों क्लोरोबेंजीन में क्या मिलता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इन बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, ठीक है, कार्बन आपके बेंजीन का। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर मतलब जो परसेंटेज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से क्लोज जाएंगे, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बच्चों बढ़ेगी, जिसकी वजह से NaOH के पास इतनी पावर नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ए कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज एक्वस, मतलब OH माइनस के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स है, दिस इज परफेक्ट, जो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर सकता है। ये मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत मजेदार बात बताना चाहता हूँ, वो सुनो। अगर मैंने बच्चों कहीं लिखा है एक्वस NaOH, प्लीज लिसन केयरफुली, मैंने बच्चों लिखा है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, या मैंने बच्चों लिखा है एल्कलाइन NaOH, इन सब का मीन थोड़ा समझ लो क्या मतलब है। इस एक्वस NaOH का मतलब बच्चों ये है कि यहां से जब ये OH माइनस सेक्शन निकलेगा, जिसके पास एक्वस है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो बेटा HOH इस तरीके से होगा, और यहाँ बच्चों आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल स्टेबलाइज। बच्चों प्लीज बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल स्टेबलाइज। तो परफेक्ट, दिस इज वर्क एज स्ट्रॉन्ग, हम बोल सकते हैं कि बेटा बहुत ही अच्छा, एक बेस की तरह वर्क नहीं करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। ये कैसा वर्क करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, बेस की तरह वर्क नहीं करेगा। तो ये नेगेटिवली स्टेबलाइज ना। अच्छा सेकंड बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे OH माइनस का ही कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज इट इज ए बेस, बेस की स्ट्रेंथ डिफाइंड बाई OH माइनस है, एसिड की स्ट्रेंथ डिफाइंड बाई H प्लस है। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, OH माइनस रिलीज होगा। अब इस OH माइनस से रिलीज जो बेटा सोडियम से ही रिलीज हुआ है ना, इसी लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। मेरी बच्चों बात समझ में आ रही है? बताओ सर, इट इज क्लियर? अब यहाँ से जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोला गया कि यहाँ पे एक्वस है या फिर एल्कलाइन है, क्या है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोला गया। तो मतलब यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, तो बहुत ज्यादा होने का मतलब ये बच्चों बहुत ही अच्छा बेस, एक अच्छे बेस की तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क नहीं करने वाला, न्यूक्लियोफाइल की तरह इजिली वर्क नहीं करेगा, ये सपोर्ट एलिमिनेशन करेगा, वो ऊपर वाला सब्स्टिट्यूशन करेगा। एक्वस सपोर्ट दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज क्लियर? ये बेटा किसको सपोर्ट करेगा, जल्दी से बताओ, ये सपोर्ट करेगा किसको? एलिमिनेशन को सपोर्ट करेगा। परफेक्ट। नीचे वाला बताओ, एल्कलाइन NaOH। एल्कलाइन का मतलब बेटा है यहां से कि आपका सपोज एक एल्कोहल, एल्कोहल मतलब ले लिया मैंने सपोज ROH, ये तो क्या करेगा ROH? पोलर प्रोटोक सॉल्वेंट है। तो बच्चों ये क्या करेगा यहाँ से इस तरीके से, ऑक्सीजन, एल्काइल पार्ट एंड हाइड्रोजन। बेटा एल्काइल पार्ट तो कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता नहीं है, लेकिन यहाँ करेगा ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये आपको बॉन्ड में मैं येलो कलर से कर रहा हूँ, ये बॉन्ड आपको मिलेगा यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऊपर वाले केस में था दो हाइड्रोजन बॉन्ड, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा नेगेटिव चार्ज की हो रही थी, यहाँ पे स्टेबिलिटी कम। लेकिन ये जो आपका R पार्ट है, ये जो एल्कोक्साइड वाला पार्ट है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। तो बल्कि नेचर होने की वजह से इट विल वर्क एज स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये भी बेटा एल्कलाइन NaOH, इट इज आल्सो डिफाइंड द एलिमिनेशन रिएक्टर नॉट सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? बताइए जरा, मजेदार कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया? छोटा सा पार्ट था, अभी एलिमिनेशन में हेल्प करेगा आपको, कंफ्यूजन दूर करेगा कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन और कहाँ पे आपका एलिमिनेशन, ये सब बताऊंगा मैं, ठीक है? यस। चलो इसके बाद बच्चों हम डाउच प्रोसेस के मैकेनिज्म को थोड़ा समझने वाले थे, ठीक है? यस। मैंने बच्चों यहाँ पे लिया था क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के साथ बच्चों क्या आएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा क्लोरीन और कार्बन के बीच में, ठीक है? इसके साथ बच्चों मैंने फॉलो किया है एक्वस NaOH। लिसन केयरफुली बेटा, एक्वस NaOH होगा या फिर बच्चों एक्वस KOH होगा, एल्कलाइन नहीं होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। एल्कलाइन आ गया ना तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होने वाला, वो एलिमिनेशन की तरफ मूव कर जाएगा, ये सभी को बात समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों डेफिनेटली इट विल डिफाइन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
परफेक्ट। यहाँ से एक अच्छा एक न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, मतलब उस OH माइनस में जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करने के लिए बेटा यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है। 1 सेकेंड, वाटर मॉलिक्यूल्स में जो आपका हाइड्रोजन होंगे दैट विल डिफाइन दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपको H बॉन्डिंग यहाँ से डेवलप हो जाएगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो मतलब बेटा सब्स्टिट्यूशन ही होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे हीट नहीं दी गई तो कोई सब्स्टिट्यूशन, नो प्रोडक्ट, कोई भी आंसर नहीं बनेगा, आपको नो प्रोडक्ट फॉर्म कर देना है। अगर लेकिन बच्चों यहाँ पे हीट ऑफ प्रेशर इसलिए तो दिया गया है, हीट ऑफ प्रेशर के देने की वजह से ये जो पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर, यहाँ पे जो पार्शली डबल बॉन्ड जो करेक्टर होगा पीडीसी, दैट विल मिनिमाइज, वो बॉन्ड फटाक से ब्रेक होगा। हीट आपको होना चाहिए, हीट बच्चों कितना होना चाहिए, अराउंड आपका 300 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी यहाँ पे आपका हाई होना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर दोनों हाई होना चाहिए, बॉन्ड फटाक से ब्रेक करेगा। और सीधा आंसर आपको पता भी है, चलो मैं कर भी लेता हूँ कि मान लो चलो यहाँ पे एक आपने पाई को ऊपर की तरफ क्या किया, पाई को आपने शिफ्ट किया। अब पाई को कैसे भाई, यहाँ से क्या रिलीज होगा बताओ बेटा, OH माइनस, इट इज क्लियर, OH माइनस रिलीज होगा। OH माइनस बच्चों कहाँ अटैक है, जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो। तो बेटा ये जो क्लोरीन विल वर्क एज प्लस है, तो इस केस में पाई यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये OH माइनस यहाँ अटैक करेगा। जब OH माइनस यहाँ अटैक करेगा तो देख लो एक बार ध्यान से, यहाँ पे आपका ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लोरीन है और एक OH माइनस आके यहाँ अटैक करेगा, तो क्या होगा बच्चों। अब मुझे बताओ, जब यहाँ से ये पाई नीचे की तरफ गया था, यहाँ नेगेटिव आ गया था, ठीक है, और OH माइनस ने वहां पे अटैक कर दिया, तो क्वेश्चन तो ये है कि ये जो नेगेटिव चार्ज था वो किसका था बच्चों, इसी कार्बन का था ना, समझ में आ रहा है। तो ये नेगेटिव फिर से तो यही मूव करना चाहेगा, ये मेरी बात समझ में आ रही है। तो भाई इसके पास कितने हो जाएंगे कैरेक्टर, देखो तो बॉन्ड कितने हो जाएंगे, पेंटावलेंट, 1 2 3 4 5, पेंटावलेंट तो पॉसिबल होगा नहीं, तो ये क्लोरीन विल वर्क एज लिविंग ग्रुप, ये फटाक से बाहर जाएगा, हीट ऑफ प्रेशर मिल ही रहा है, तो OH बच्चों बना लेगा बॉन्ड, तो दैट्स व्हाई फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे फिनॉल। लगा लो OH यहाँ पे कहीं भी जहां मन करे आपको, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। सभी को समझ में आ गया, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। चलो और सुनो ध्यान से, इसी का और एक पार्ट बताता हूँ। अब मानकर चलो पार्शली डबल करेक्टर कम करने के लिए हमने हीट ऑफ प्रेशर अप्लाई किया। दूसरा पॉइंट, अगर बच्चों को मैंने यहाँ पे हीट ऑफ प्रेशर को मैं मिनिमाइज करूं, तो मुझे फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि वो जो पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लाइक नाइट्रो। ध्यान दो, समझो सभी लोग समझो। यहाँ बच्चों क्या आएगा, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर, ये लीविंग ग्रुप होगा, Lg होगा, क्लोरीन आपका यहाँ पे क्या होगा, Lg होगा, लीविंग ग्रुप। तो उस केस में मुझे यहाँ पे जो मैंने सपोज यहाँ पे लिया है एक्वस KOH या एक्वस NaOH, आप ले सकते हो, कोई ये डाउज प्रोसेस का ही पार्ट है। यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू बच्चों कर जाएगी आपकी डिक्रीज, और प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, वो हो जाएगा बच्चों 75 ATM के अराउंड। तो अगर थर्मोडायनेमिकली अगर मैं टेम्परेचर कम करना चाहूँ, तो आपको बेंजीन के साथ उस क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, उनके साथ बच्चों आपको ऐड करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आपने तो यहाँ पे एक ऐड कर दिया, तो ये क्या करेगा बच्चों, भाई ये क्लोरीन के लोन पेस अंदर आएंगे तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो नाइट्रो यहाँ से इसे विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ करने का मतलब क्या, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, भाई इसने खींच ली, जब खींच ली तो ऊपर पार्शली डबल करेक्टर आपका क्या होगा, वीक हो जाएगा। अरे ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा ना, ये बॉन्ड भाई इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बेंजीन के पास बचे नहीं ना, वो तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे पार्शली डबल करेक्टर बचेगा ही नहीं, तो फिर KOH को आराम से अटैक करने का मौका मिलेगा। तो सीधा आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से क्या, क्लोरीन ऊपर हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ से आपका ये जो OH वाला सेक्शन है वो जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि 5 वैलेंसी हो नहीं सकती है, और नीचे बचो रहेगा आपका नाइट्रो। ये भी डाउज प्रोसेस का ही पार्ट है। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे थोड़ा और चेंज किया, मैंने मान के चलो यहाँ पे इसके साथ मैंने और नाइट्रो ग्रुप ऐड किए, जैसे ये वाला सेक्शन ले लिया मैंने, यहाँ पे एक क्लोरोबेंजीन था, एक नाइट्रो मैंने यहाँ लगा दिया और एक नाइट्रो मैंने यहाँ लगा दिया। तो इस केस में एक्वस KOH के साथ तो बच्चों बहुत ही लेस हीट और प्रेशर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर और वेरी लो प्रेशर, बिकॉज दो दो बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए मैंने, तो यहाँ से पार्शली डबल करेक्टर डेवलप ही नहीं होगा, तो यहाँ से OH माइनस यहाँ पे इजीली अटैक करेगा इस कार्बन के साथ, ये Cl बच्चों लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है, तो सीधा आपका यहाँ से OH मिल जाएगा, एक नाइट्रो आपका ये, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डाउज प्रोसेस। और इसी के साथ अगर मैंने तीनों नाइट्रो लगा दिए, जैसे यहाँ भी नाइट्रो मैंने लगा दिया, तो बेटा कोई यहाँ पे लिख लो नो प्रेशर, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं देना पड़ेगा, नो टेम्परेचर कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, और सीधा आपका आंसर इजिली फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे आपका OH जाएगा, नाइट्रो, इजिली सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आराम से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। दिस इज कंप्लीट पार्ट एनायनिक मैकेनिज्म।
समझ में आ गया सभी को? तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बच्चों यहाँ पे ये बोल सकते हैं, मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया? जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन ग्रुप पे लगे होंगे, वहां पे सब्स्टिट्यूशन उस sp2 कार्बन के साथ जहां पे हेलोजन लगा हुआ है बहुत ही आराम से होगा, बहुत ही इजीली होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों, अगर मैं पूछना चाहूं, जहां पे 3 नाइट्रो लगे हैं, जहां पे 2 नाइट्रो लगे थे, तो रेट किसका अधिक होगा? जहां पे 3 नाइट्रो लगे होंगे वहां पे रेट आपका सब्स्टिट्यूशन का फास्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट बोलना चाह रहा हूं, मोर विल बी दी पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, लिसन केयरफुली, मोर विल बी दी पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम, ठीक है, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, मोर विल बी दी पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम फ्रॉम वेयर हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। भाई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्यों होगा? भाई पॉजिटिव चार्ज अधिक क्यों होगा? जहां पे 3 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होंगे तो भाई ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा, भाई विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वहां पे भी आपका क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन का रेट फास्ट होगा। समझ में आ गया? अरे क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन मेटा पोजीशन, अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके मेटा पोजीशन से प्रेजेंट हैं इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, तो कहानी क्या होगी? देन रिएक्शन टेक प्लेस थ्रू बेंजाइन मैकेनिज्म। यही तो पूछना था। अभी समझ में आ गया होगा कि बच्चों ऑर्थो और पैरा पे लगा होगा तो आपका आपका कौन सा एनायनिक मैकेनिज्म होगा? डाउज को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बच्चों आता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बच्चों आता है मेटा पोजीशन पे, ठीक है, तो आंसर बच्चों होगा बेंजाइन मैकेनिज्म से। किससे होगा? बेंजाइन मैकेनिज्म पे, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो रही है? नेक्स्ट, if electron withdrawing group present on ortho and para position, then reaction take place through anionic mechanism, otherwise meta position पे होगा, तो बच्चों आंसर बनेगा बेंजाइन मैकेनिज्म से। समझ में आ गया सभी को? देखो लेते हैं बच्चों हम लोग हेडिंग बेंजाइन मैकेनिज्म। पहले बेंजाइन को समझ लो बच्चों प्लीज। देखो बेंजाइन होता क्या है पहले देख लो। ये है आपका बेंजाइन, दिस स्ट्रक्चर ये आपको जो दिख रहा है यही आपका बेंजाइन है। एक पाई बाहर भी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन पाई बॉन्ड नहीं है, पाई लाइक बॉन्ड है। तो मैं बताता हूँ, ध्यान दो इसमें है क्या। जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए, ये कैसे बनेगा बताऊंगा मैं अभी। जब भी कभी यही आपका बेंजाइन है, जब भी बेटा कभी ऐसा आपको दिख जाए, तो पहली कुछ मैं प्रॉपर्टीज की बताता हूँ। पहली प्रॉपर्टीज कि ये आपका पूरी तरीके से बच्चों कैसा होगा? अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। बेंजाइन इज टोटली हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल का मतलब बेटा इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो रिएक्टिविटी बहुत ही क्या होगी बच्चों? हाई होगी। ठीक है, क्यों होगी मैं बताऊंगा अभी। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पे ये जो बेंजाइन में पाई जो बाहर दिख रहा है वो एक्चुअली डेवलप कैसे होगा वो भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, देखो यहां से बच्चों क्या हुआ कि ये जो बाहर का ये जो पाई है, ये जो पाई आपको दिख रहा है, इस पाई बॉन्ड बनने के पीछे रीजन बताता हूं मैं है क्या। यहाँ पे ओवरलैपिंग जो होती है, पहले क्या होता है कि ये बेंजीन इस तरीके से प्रेजेंट, ध्यान देना, ये बेंजीन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। इस बेंजीन के साथ बच्चों ग्रुप यहाँ पे लगा है G1, एक ग्रुप लगा है आपका यहाँ पे G2। ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, लिसन केयरफुली। इसमें बच्चों इस G1 ग्रुप की जो Lg पावर थी, लीविंग ग्रुप पावर थी, वो जबरदस्त थी, बहुत अच्छी पावर थी लीविंग ग्रुप पावर। तो वो तो बच्चों यहाँ से फटाक से बाहर हो गया, गया बाहर G माइनस की फॉर्म में इजिली। जैसे बाहर गया तो बच्चों यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए जो G2 है, इस G2 के पास बच्चों प्रेजेंट हैं आपके लॉन पेयर से नेगेटिव चार्ज। उसने बच्चों क्या किया, इसको यहाँ पे शेयर कर दिया, तो ये भी यहाँ से बाहर चला गया। ये दोनों ग्रुप G1 भी बाहर, G2 भी बाहर, लेकिन ये लॉन पेयर्स को दे के बाहर गया G2। तो लॉन पेयर्स को दे के बाहर गया तो बच्चों यहाँ से आपको जो स्पीसीज मिलेगी वो कुछ यूं मिलती है इस तरीके से। ये एक नया पाई बॉन्ड जो मिला है वो बाहर की तरफ है। ये पाई बॉन्ड कैसा है? ये बाहर की तरफ है, मतलब जो बेंजीन का प्लेन है, मैं बात करना चाहूं तो बेंजीन के प्लेन में कौन कौन से पाई होंगे, तो एक ये वाला पाई है, एक ये वाला पाई है, एक ये पाई है। लेकिन जो बाहर वाला पाई दिख रहा है, ये बेंजीन के बाहर ओवरलैपिंग हुई है, बेंजीन के प्लेन के बाहर ओवरलैपिंग हुई है। इस प्लेन के बाहर ओवरलैपिंग हुई है तो मतलब यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आपका पाई बना है, ये एक्चुअली पूरा 100% पाई बॉन्ड नहीं होता है। ये बच्चों होता है पाई लाइक बॉन्ड। कैसा होता है? पाई लाइक बॉन्ड होता है।
और ये जब बॉन्ड बनता है तो ये बहुत ही पुअर ओवरलैपिंग से बनता है। थर्मोडायनामिकल कॉन्सेप्ट है, कैसे वो समझो जरा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब नेगेटिव, यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट है, जब इसने नेगेटिव यहाँ पे शेयर किए होंगे तो शेयर करने के समय इनकी ओवरलैपिंग बच्चों कुछ यूं होती है, देख लो ध्यान से। ये बेंजीन है, इसमें पाई पाई पाई, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ के जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट होंगे तो पहले से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस कार्बन के पास, तो रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन होने के चक्कर में ये जो ओवरलैपिंग यहाँ पे होती है साइड में जो ओवरलैपिंग, इट इज वेरी पुअर, इट इज वेरी पुअर ओवरलैपिंग। तो पुअर ओवरलैपिंग की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड जैसे होते हैं लेकिन पाई बॉन्ड की तरह एक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है क्योंकि प्लेन के बाहर है, प्लेनिटी के अंदर नहीं है, एरोमेटिसिटी के अंदर नहीं है, कंजुगेशन के अंदर नहीं है, तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत अनस्टेबल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया? यस। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, ध्यान दो। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ये बेंजीन लिया, इस बेंजीन के साथ बच्चों यहाँ लगाया मैंने एक Hg ग्रुप ब्रोमीन, और यहाँ लगा दिया बच्चों मैंने मान के चलो यहाँ पे हाइड्रोजन। सुना ध्यान से क्या होगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ब्रोमीन, अभी मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं डाला हूँ, कंडीशन कुछ यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स फॉलो करते हैं, वो मैं बताऊंगा कौन से हैं। तो क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ से बेटा बाहर जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिलीज कर देगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से बेंजाइन मिल जाएगा सीधा, दिस इज बेंजाइन। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है वो बताई जाएगी। तो यहाँ से बच्चों रिलीज हो गया है Br-, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है, ये भी एक प्रोसेस होता है, मैं बताऊंगा सारे केसेस। इसको विड्रॉ करने के लिए जब यहाँ से H+ आयन की फॉर्म में रिलीज होगा तो मैं यहाँ पे बेटा फॉलो करूंगा, मैं लिखा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लगभग मैं यहाँ पे बेस भी यूज कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस भी फॉलो कर सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो बच्चों इस H+ आयन को, प्रोटॉन को बाहर लेके चला जाएगा, H+ की फॉर्म इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। तो यहाँ से बेंजाइन आपको देखने को मिल जाती है। इसको और भी केसेस बताऊंगा। अब ये जो बेंजाइन बन चुका है इसकी एक्टिविटी बहुत हाई है, और एक्टिविटी हाई क्यों है, बिकॉज ऑफ दीस पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से, इनकी वजह से एक्टिविटी हाई नहीं होगी, ये बाहर जो पाई ओवरलैपिंग हुआ है उसकी बेसिस की एक्टिविटी बच्चों क्या होगी, बहुत हाई होगी। लेकिन अंदर वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेटा वो कंजुगेशन में मिलेंगे, वो अपनी स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे। ये बात सभी को समझ में आ गई? इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया पूरा पॉइंट? यस, बिल्कुल। अभी जो बच्चों बेंजाइन है ये अपने एडिशनल रिएक्शन के लिए बहुत पॉपुलर है। क्या कहे बेटा, एडिशनल रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कैसे बच्चों, एडिशनल रिएक्शन के लिए आपका बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और ये रिएक्शन हमारा कैसे परफॉर्म करेगा, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आपको बताता हूँ कुछ केसेस इसके। जैसे जैसे बच्चों कभी भी यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड है, इस तरीके एल्काइल हैलाइड है, इसके सामने अगर बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस क्या मिले वो समझ लो, सीधा मैं बेस बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला है NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर इसकी जगह बच्चों लिखा मैंने KNH2, प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना, एज इट इज आपको NaNH2 और KNH2 यूज किए गए बार बार, ठीक है। यस, तो यहाँ से आपको बेंजाइन मैकेनिज्म का आंसर मिलेगा। मैं आंसर आपको बता दूं, कल इसके मैकेनिज्म में बता दूंगा, इनके आंसर बच्चों क्या बनेंगे। फर्स्ट केस की बात करेंगे तो यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकाल देना, यहाँ से आपको मिल जाएगा NH2, एनिलीन आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा कल बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू। अगर मैंने क्लोरोबेंजीन लिया है, इसके साथ मैंने अगर KOH फॉलो किया है, और KOH के साथ बेटा टेम्परेचर फॉलो करना पड़ेगा, फिर 340 समथिंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और हीट वो हम डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपका होगा बेंजाइन मैकेनिज्म, और आंसर बच्चों मिलेगा आपको फिनॉल। समझ में आ गया? अगर मैंने ब्रोमोबेंजीन यूज किया है, फिर मैंने अगर NaNH2 यूज किया, KNH2 यूज किया, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं, ठीक है, अच्छे बेस हैं। बिकॉज सोडियम काउंटर कैटाइन होगा तो NH2 बहुत तगड़ा एनाइन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा, Cl- को फट से बाहर निकालेगा, और लेकिन मैकेनिज्म जो होगा वो बेंजाइन के थ्रू होगा, डाउज प्रोसेस नहीं होगा, कैसा होगा, बेंजाइन के थ्रू होगा। हम बताएंगे इसको बेंजाइन के थ्रू, ठीक है। चलो, तो कल करेंगे हम इसके मैकेनिज्म के ऊपर डिस्कशन।